आज का हमारा टॉपिक है हिमनद एवं उससे निर्मित स्थलाकृतियाँ। ग्लेशियर्स, हिमनद या ग्लेशियर्स। हिमनद क्या होते हैं? सामान्यतया हिम का जो संचित भंडार है, ये जब गुरुत्वाकर्षण के कारण ढाल का अनुसरण करते हुए ये संचित राशियाँ कुछ आगे की ओर सरकने लगती है, तो इसे हम सामान्य रूप से हिमनद कहते हैं। हिमनद भी अपर्दन के कारक के रूप में गिने जाते हैं। सामान्य रूप से हिमनद के जो मुख्य कार्य क्षेत्र है, या तो ये उच्च अक्षांशों में ध्रुवों के पास में अथवा ऊंचे पर्वतीय भागों में इनका कार्य देखने को मिलता है, जहाँ वर्ष के अधिकांश समय में बर्फ़ जमी होती है और वहीं से ये हिम राशियाँ गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होकर के अपने ढाल के अनुसरण करती हुई कुछ आगे की ओर बढ़ने लगती है। हिमनद जैसा भी बताया कि अपर्दन का प्रमुख कारक है। इसमें भी अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण की क्रिया संपन्न होती है। हिमनद में भी सामान्य रूप से अपघर्षण, सन्निघर्षण और उत्पाटन या उखाड़ने की जो प्रक्रिया है, ये यहाँ पर सक्रिय होती है और इन्हीं क्रियाओं के साथ हिमनद सामान्य रूप से कुछ आकृतियों का निर्माण करता है। बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि जैसे नदी ने विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनाई हैं, इसका हमने पूर्व में अध्ययन किया है। वैसे ही वायु जो है यह मरुस्थल में अपना कार्य करता है और इससे भी कई प्रकार की आकृतियाँ बनती है। भूमिगत जल भी इसी प्रकार से विभिन्न आकृतियों का निर्माण करता है। ऐसे ही हिमनद भी एक सक्रिय कारक है और यह भी जब अपने स्थान से सरकता है तो यह भी कई प्रकार की आकृतियों का निर्माण करता है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण जो आकृतियां हैं, ये अपर्दनात्मक आकृतियां हैं और निक्षेप जनित आकृतियां भी कुछ जो हिम के पिघलने की स्थिति में होती है, वहाँ पर निक्षेप जनित आकृतियों का निर्माण होता है। आइए हम सबसे पहले देखेंगे हिमनद अपर्दन का कौन सा कार्य कर रहा है और किस प्रकार से यह आकृतियों का निर्माण करता है। तो सबसे पहली जो आकृति है, इसे हम कहते हैं हिमगह्वर या सर्क। सर्क शब्द जो है, ये ऊंचे पहाड़ी पर जहाँ पर पर्वतों की चोटियाँ होती है, तो इन चोटियों के सहारे जब हिम जम जाता है, तो हिम जमने के साथ इन चोटियों के सहारे वह नीचे की ओर क्रमशः सरकने लगता है। जब यह हिम नीचे की ओर सरकता है तो अपने निचले हिस्से में जो सतह होती है, वहाँ पर वह रगड़ते हुए नीचे की ओर आता है, जिससे अपघर्षण होता है। इसके साथ ही उसकी जो दोनों दीवारें होती है सर्क की, ये दोनों दीवारें चिकनी और खड़ी होती है और इसके साथ हिम तेजी से नीचे की ओर सरकने लगता है। जहाँ पर पर्वत में कुछ समतल जगह आने लगती, वहाँ पर हिम आकर के रुकता है और फिर आगे की ओर बढ़ता है। तो इस प्रकार से सर्क का जो आकार होता है, यह जैसे कि एक आराम कुर्सी होती है ना, उसी प्रकार से सर्क का आकार विकसित हो जाता है और इस प्रकार से खड़े ढाल वाले और बीच से चौरस जो क्षेत्र होता है, जिसका नीचे में सामान्य रूप से एक गड्ढानुमा आकृति हो जाती है और फिर हिम आगे की ओर
बढ़ता है। तो ये आराम कुर्सी वाली ये जो आकृति होती है ये सर्क कहलाती है। दूर से देखने पर हम पहाड़ों को जब दूर से देखते हैं तो ये बिल्कुल आराम कुर्सी जैसे दिखाई देती है। इस प्रकार की जो आकृति है ये फ्रांस के क्षेत्र में जो पिरेनीज पर्वत है उसमें गेवर्नी का सर्क बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए गेवर्नी के सर्क के नाम से इसका नाम सर्क पड़ा है। लेकिन अलग अलग क्षेत्र में इस सर्क को अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कोरी, कैटन, स्विस, बोटून और कैसल। ये प्रत्येक क्षेत्र की स्थानीय भाषा या उस क्षेत्र की स्थानीय नामावली के आधार पर ये सर्क के अलग अलग नाम कर दिए गए हैं। सर्क का जो निचला क्षेत्र होता है जहाँ पर गड्ढे नुमा आकृति बन जाती है, क्योंकि हिम यदि ऊपर से नीचे आता है तो नीचे में आने के बाद वह कुछ इतनी बड़े पिंड होता है और वो उस पहाड़ के क्षेत्र में कुछ गड्ढा नुमा आकृति कर देता है और फिर आगे की ओर सरकता है। जब हिम पिघलता है तो इस गड्ढे नुमा ये जो गड्ढा नुमा क्षेत्र है यहाँ पर बर्फ़ का पानी बन जाता है और पानी बन जाने से इस आकृति को हम टार्न के नाम से जानते हैं। टार्न क्या है? एक प्रकार की झील है जो अल्पकालीन झील है। जब हिम पिघलता है तो इस झील का विकास होता है। अगली आकृति है हॉर्न या इसको गिरिशृंग भी कहते हैं। हॉर्न क्या होता है कि जैसे अभी मैंने सर्क बताया कि पहाड़ की ऊंची चोटी से हिमपिंड नीचे की ओर सरकता है, ऐसे ही जब हिमपिंड पहाड़ के चारों दिशाओं में अलग अलग सर्कों का निर्माण करता है तो इसके निर्माण के साथ ऊपर से चारों तरफ से जो पहाड़ की चोटी है वो कटने लगती है। कटने के कारण जो होते हैं, जब यहाँ पर ग्रीष्मकाल पड़ता है तो इसमें कुछ अपक्षय की प्रक्रिया भी होती है और अपक्षय के माध्यम से उस चोटी का जो मलबा है वो वहाँ पर जमा होता है और हिमपिंड उस मलबे को लेकर के नीचे की ओर सरकने लगता है। और इस प्रकार से पहाड़ के चारों तरफ ऐसे अथाह मलबे के साथ जब ये हिमपिंड सरकता है तो चारों दिशाओं से उस पर्वत की जो आकृति होती है वो एक नुकीली हो जाती है और इस नुकीली आकृति को हम हॉर्न या श्रृंग, गिरिशृंग इसे कहते हैं, इस नाम से जानते हैं। बच्चों, आपको पता होगा कि बहुत सारे पर्वतों में हिम होते हैं। जितने भी ऊंचे पर्वत है यहाँ पर प्रायः हिम आच्छादन होता है और यहाँ पर ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं। तो आपने आल्प्स पर्वत का नाम सुना होगा। आल्प्स पर्वत की सबसे जो ऊंची चोटी है ये है मैटन हॉर्न की चोटी। ऐसा विद्वानों का मत है कि यह जो है ये गिरिशृंग है या हॉर्न निर्मित यह चोटी है। इसी प्रकार से हिमालय में जो सबसे ऊंची चोटी जिसको हम माउंट एवरेस्ट कहते हैं यह भी हॉर्न, यहाँ पर भी हॉर्न का उदाहरण देखने को मिलता है। और इसी प्रकार से हिमालय में त्रिशूल पर्वत का नाम आपने सुना होगा। यह त्रिशूल पर्वत भी हॉर्न के उदाहरण को प्रस्तुत करता है। तो हॉर्न जो है ये ऊंचा एक टीले की ऊपर की चोटी है जो चारों तरफ से कट गई होती है और अकेली ऊंची चोटी दिखाई देती है। जब पर्वत इस हॉर्न के क्षेत्र से बर्फ़ पिघल जाती है और बर्फ़ के पिघलने के बाद केवल पत्थर की जो शिला है इसे हम देखते हैं तो दूर से जब इसे देखते हैं तो ये केवल शिला दिखाई देती है और ऐसी ऊंची खड़ी शिला दिखाई देती है, तो इसे हम नुनाटक के नाम से जानते हैं। ऐसे नुनाटक ग्रीनलैंड में
और आइसलैंड में बहुत अधिक देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार जो हॉर्न है, हॉर्न ही नुनाटक कहलाता है, लेकिन जब बर्फ़ पिघल गया रहता है तो उस आकृति को नुनाटक कहते हैं। इसके बाद की जो अगली आकृति है इसे हम कॉल कहते हैं। कॉल क्या है? जब सर्क, एक पहाड़ी इधर है, दूसरी पहाड़ी इधर है, दो पहाड़ियों की अलग अलग चोटियाँ हमको दिखाई देती है और इन चोटियों में दोनों तरफ सर्क यदि विकसित होते हैं, सर्क में दोनों तरफ खड़ी चोटियाँ हैं और बीच में ढाल होता है और ढाल के बाद ये हिम आपस में एक दूसरे से यहाँ पर मिल जाते हैं। तो एक पहाड़ के बीच में एक दर्रा नीचे में बन जाता है। दो चोटियों के बीच का जो हिस्सा है ये दर्रा कहलाता है, पास इसे कहते हैं, और इसका निर्माण कभी कभी यही हिमनद करते हैं। और दो सर्क के बीच का जो दर्रा या पास होता है इसे हम कॉल के नाम से जानते हैं। आल्प्स पर्वत में इस प्रकार के कॉल बहुत अधिक देखने को मिलते हैं। हिमालय में भी ऐसे कॉल देखने को मिलते हैं और इस कॉल के बीच से चूँकि ये दर्रा बन गया है, पास हो गया है, तो हिमालय जब हिम पिघलता है तो यहाँ पर यातायात की क्रियाएं भी सक्रिय हो जाती है। तो ये यातायात के लिए उत्तम मार्ग प्रदान करते हैं। ये जो दर्रे होते हैं, ये जो पास होते हैं, ये यातायात के लिए उत्तम सुविधाएं प्रदान करते हैं। फिर अगली जो आकृति है ये कहलाती है अरेत। अरेत या तीक्ष्ण कटक। बच्चों, आपने पर्वतों को देखा होगा तो पर्वत कोई अकेला नहीं होता। पर्वत एक श्रृंखलाबद्ध रूप में आपको देखने को मिलते हैं। तो जब श्रृंखला का तात्पर्य कि आप जब दूर से देखते हैं तो आपको थोड़ी थोड़ी दूर पे पर्वतों की कई चोटियां दिखाई देती हैं। ये सभी हिम क्षेत्र में, ऊंचे वाले पर्वतों में, इन सभी चोटियों में सर्क और हॉर्न या गिरिशृंग बनते हैं। जब ये गिरिशृंग बन जाते हैं यानी चारों तरफ से सर्क का विकास होता है, तो ये जो गिरिशृंग होते हैं ये दूर से देखने पर जैसे हमको पर्वतों की एक लाइन से चोटियां दिखाई देती है, वैसे ही ये गिरिशृंग क्रमशः एक लाइन से दिखाई देते हैं। तो इनका आकार कैसे होता है? जैसे आप कंघी देखते हैं ना, बड़े बड़े दांतों वाली, तो उसी प्रकार की कंघी के जैसे ये दूर से देखने, प्राकृतिक रूप से देख रहे हैं हम इसको तो ऐसा लगता है कि बड़ी सी कंघी रखी हुई है। तो ऐसे तीक्ष्ण कटकों वाली जो आकृति होती है इसे हम अरेत या तीक्ष्ण कटक के नाम से जानते हैं। इस प्रकार के अरेत के उदाहरण हिमालय के क्षेत्र में, आल्प्स के क्षेत्र में, एंडीज़ पर्वत के क्षेत्र में और कॉकेशस में भी इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं। इसके बाद जो अगली आकृति है ये है यू आकार की घाटी। बच्चों, आपने इसके पहले वी आकार की घाटी नदी निर्मित करती है ये सुना था, लेकिन हिमनद जो है वो यू आकार की घाटी का विकास करती है। इसको हम यू आकार की घाटी क्यों कहते हैं? अंग्रेजी का यू अक्षर कैसा होता है बच्चों? देखिए, इसके दोनों किनारे खड़े हैं और बीच का हिस्सा चौरस है। इसी प्रकार से हिमनद, चूँकि एक हिमराशि, हिमपिंड प्रवाहित होता है और ये पूरा का पूरा जब पिंड प्रवाहित होता है तो अपने ये दोनों किनारों को खड़ा काट रहा है और इसका जो तल है ये काफ़ी चौरस है और इस तल के सहारे हिम आगे की ओर बढ़ता है। तो इस प्रकार की घाटी जो है इसे हम यू आकार की घाटी कहते हैं। तो बच्चों, सभी हिमनद यू आकार की घाटी ही बनाती है। वैज्ञानिकों का ऐसा मत है कि हिमनद स्वयं घाटी का निर्माण नहीं करती,
बल्कि नदी की जो पूर्व घाटी है, जो वी आकार की घाटी है, जब यहाँ से हिम प्रवाहित होता है तो हिमनद ने उस घाटी को यू आकार में परिवर्तित कर लिया है। चाहे कुछ भी हो, लेकिन हिम घाटी जो है वह यू आकार की होती है। यू आकार की घाटी में जब हिम प्रवाहित होता है तो नीचे में बहुत सारा मलबा लेकर के ये चलता है। जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि यदि उस क्षेत्र में अपक्षय हुआ हो तो अपक्षित पदार्थ जो है उसको हिमनद अपने साथ ज़मीन से रगड़ते हुए आगे की ओर ले जाता है। तो ये दलदल के रूप में कुछ कंकड़ पत्थर गोलाश्म, ये सभी चीज़ें यहाँ पर बजरी बालू मिट्टी गोलाश्म ये देखने को मिलते हैं और इनको ले करके हिम आगे की ओर बढ़ता है। लेकिन कुछ चीज़ें वहाँ पर जब हिमनद आगे की ओर बढ़ जाता है तो उस क्षेत्र में कुछ अवसाद जम जाते हैं जो कि दलदल के समान हमें दिखाई देते हैं। उसी प्रकार से हिम और भी आगे बढ़ता है। जब वो चट्टानी क्षेत्र से प्रवाहित होता है तो इन दलदलों के क्षेत्र में कहीं कहीं पर हिम पड़ा भी रहता है और ये चट्टानी क्षेत्र में कहीं पर गड्ढे नुमा आकृति बन जाती है, तो इन गड्ढों में हिम जमा रह जाता है जबकि बाकी का हिम आगे की ओर बढ़ जाता है। जब इन गड्ढों से हिम जब पिघलता है तो इस गड्ढे का हिम भी पिघल जाता है और पिघल करके इन गड्ढों में पानी भरा रह जाता है जिसे हिमज झील के नाम से जाना जाता है। ये जो हिमज झील है इनका अधिकांश स्वरूप उत्तर अमेरिका में जो छोटी छोटी झीलें हैं ये इसी हिमज झील के उदाहरण को प्रस्तुत करती है। एक और ऐसे ही यू आकार की घाटी है जिसको हम लटकती घाटी कहते हैं, हैंगिंग वैली। लटकती घाटी क्यों कहते हैं? मुख्य हिमनद जहाँ से प्रवाहित हो रहा है, यदि कोई सहायक हिमनद उस मुख्य हिमनद में आकर के कुछ ऊंचाई से मिलता है, मुख्य हिमनद नीचे है और उसे थोड़े से ऊपर से सहायक हिमनद आकर के जब उसमें मिलता है तो ये हिम की राशि द्विगुणित होकर के आगे की ओर बढ़ती है। किंतु जब हिम पिघल जाता है और हिम के पिघलने से ऐसा दिखता है कि एक घाटी नीचे में है हिम की और दूसरी घाटी ऊपर में लटक रही है, तो इस लटकी हुई घाटी को लटकती घाटी या हैंगिंग वैली कहते हैं। इस हैंगिंग वैली में चूंकि खड़ा ढाल होता है, हिम जब गिरता है तो वहाँ से खड़ा ढाल विकसित करता है और इसलिए जब इस क्षेत्र में हिम पिघलता है तो ऊपर से छोटे छोटे से झरने या जलप्रपातों का विकास इस क्षेत्र में हो जाता है। तो ये लटकती घाटी जो है ये प्रायः हिम के क्षेत्र में ऊंचे से नीचे की ओर आती है। इसके बाद अगली जो आकृति है इसे हम भेड़ शैल या भेड़ पीठ शैल रॉश मुटानो के नाम से जानते हैं। ये भेड़ पीठ शैल, हम इसको भेड़ क्यों कहते हैं बच्चों? आपको पता होगा कि जो ठंडे क्षेत्र है वहाँ के पशुओं में भेड़ शीप जो होती है ये प्रमुख पशु है। जहाँ पर भी हम निवास करते हैं उस क्षेत्र में प्रकृति में जो भी चीज़ें पाई जाती उससे हम किसी चीज़ की तुलना करते हैं। ठंडे प्रदेशों में भेड़ जो है ये शीप जो है ये प्रमुख जानवर है और जब ये भेड़ किसी जगह पर बैठती है तो आप देखेंगे कि इसका पीठ का हिस्सा थोड़ा झुका रहता है और फिर चेहरा ऊंचा रहता है और इस प्रकार से वो बैठी रहती है। तो इसी प्रकार से जब कोई चट्टान हिम नद के मार्ग में आती है, वो अवरोधी चट्टान हो गई। मान लीजिए इधर से हिम प्रवाहित हो रहा है और भेड़ का जो बैठना है हिम के मार्ग में दिखाई दे रहा है, यानी चट्टाने जो है अवरोधी चट्टाने उस क्षेत्र में है और वो थोड़ी ऊंची है। तो हिमनद क्या करता है
इस ऊंची चट्टान के ऊपर चढ़ जाता है। वो उसके बाजू से नहीं जाता, यदि नदी का जल होता तो आजू बाजू से निकल जाता, लेकिन हिमनद उस चट्टान के ऊपर चढ़ता है और ऊपर चढ़ के फिर जहाँ पर चट्टान की दीवार आती है वहाँ से हिमनद तेजी से नीचे की ओर गिरता है। जब हिमनद ऊपर की ओर चढ़ता है तो वहाँ पर वह अपघर्षण की प्रक्रिया करता है, लेकिन जब वह नीचे की ओर उतरता है, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, यहाँ से चढ़ते हुए अपघर्षण कर रहा है, लेकिन नीचे में वह तेजी से उतर रहा है तो चट्टानों को उखाड़ते हुए नीचे की ओर आ रहा है। यहाँ पर वह उत्पाटन की प्रक्रिया करता है और इस प्रकार से हिमनद क्रमशः आगे की ओर बढ़ता है। तो ये जो आकृति है पीछे से धीरे धीरे ऊपर उठी है और उसके बाद खड़ा ढाल है, तो भेड़, बैठी हुई भेड़ की आकृति जैसा दिखने के कारण इसे भेड़ पीठ शैल कहते हैं। वास्तव में ये जो राशमुटाने शब्द जो आया है, ये इंग्लैंड के एडिनबरा क्षेत्र में जो कौशल रॉक है, ये इसी प्रकार की रॉक है और उसके कारण इसे उस रॉक से संबंधित भेड़ पीठ शैल के नाम से संबोधित किया गया है। अगली जो आकृति है इसे हम हिम सोपान कहते हैं। हिम सोपान क्या है? सामान्य रूप से हिम सोपान जो होता है, हिमनद जब किसी क्षेत्र से प्रवाहित होती है तो कभी कभी वह इतना अधिक अपरदन करती है कि उस क्षेत्र में बड़ी बड़ी सीढ़ियों के जैसी आकृति निर्मित हो जाती है और हिमनद उसमें से होकर के प्रवाहित होता है। क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी सीढ़ी होती है। ये सीढ़ी जैसे दूर से देखेंगे तो जैसे हम लोग पुस्तकें पढ़ते हैं या कुछ बच्चों की कहानियों में बड़े राक्षसों की बात करते हैं और हम राक्षस की इमेज कैसे बनाते हैं, बहुत बड़ा होता है, बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए वो ऊपर जाता है। तो ऐसे ही खूब बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ बनती है, तो इसलिए इन सीढ़ियों को हम दैत्याकार सोपान भी कहते हैं। जब हिम पिघलता है तो ये सीढ़ियाँ हमको दिखाई देती हैं दूर से पर्वतों पर, तो ये दैत्याकार सोपान ये हिमनद द्वारा निर्मित होते हैं। ये सोपान जब बनते हैं तो इसके पीछे कुछ कारण होते हैं। जैसे उस क्षेत्र की चट्टान में बड़ी बड़ी संधियां हैं, तो इन संधियों में हिम का जल घुस जाता है। कालांतर में जब हिम पिघलता है तो ये जल रासायनिक क्रिया करके इस क्षेत्र को तोड़ता है और उसके कारण धीरे धीरे यहाँ पर सीढ़ीनुमा आकृति विकसित हो जाती है। कभी ऐसा होता है कि जैसा एक तरफा भ्रंश की प्रक्रिया हुई। बच्चों, हमने इसके पहले भ्रंश के बारे में पढ़ा था कि भ्रंश में चट्टानों में दरारें आ जाती है और चट्टान ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं किसी भी दिशा में सरकती है। यदि ये चट्टानें एक ही दिशा की ओर सरक रही है, क्रमशः नीचे आ रही है, क्रमशः ऊपर जा रही है, तो इससे भी वहाँ पर सोपान की आकृति विकसित हो सकती है और जब हिम उस क्षेत्र में प्रवाहित होता है तो यह इस हिम सोपान से होकर के क्रमशः आता है। या फिर उस क्षेत्र में भूगर्भिक उथल पुथल हो और उस उथल पुथल के माध्यम से भी हिम प्रवाहित होता है और सोपान की आकृति को विकसित करता है। तो ये तीन कारण हो सकते हैं संभवतया हिम सोपान के निर्मितीकरण के लिए और इसको हिमनद ही बनाता है। जब हिम इस सोपान से ऊपर से क्रमशः नीचे की ओर प्रवाहित होता है तो ऊपर से जब वह नीचे आता है तो नीचे में वो क्या कर रहा है, उखाड़ने की प्रक्रिया कर रहा है। सामान्य चलता है तो अपघर्षण करता है, लेकिन जब वह नीचे की ओर गिरता है खड़े ढाल में तो वह उखाड़ने की प्रक्रिया करता है। और इस प्रकार से जो निचला हिस्सा है यहाँ पर उस सीढ़ी के निचले हिस्से में वहाँ पर गड्ढे नुमा आकृति बन जाती, जैसे कि सर्क के पास बनती है।
और इस गड्ढे जैसे जैसे सोपान क्रमशः आगे की ओर बढ़ते जाएंगे तो प्रत्येक सोपान में हिम गिरेगा और वहाँ पर गड्ढानुमा आकृति बना करके आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। तो जब हिम पिघलता है तो इस गड्ढेनुमा आकृति में पानी, बर्फ़ जो है वो पानी के रूप में परिणित हो जाता है और प्रत्येक सोपान के क्षेत्र में एक एक झील का निर्माण होता है। तो इस प्रकार की जो झील है इसे पैटरनॉस्टर झील के नाम से जाना जाता है। ये झील देखने में बड़ी सुंदर होती है क्योंकि क्रमबद्ध रूप से जैसे एक माला में मोती पिरोया है वैसे ही प्रत्येक क्रम में थोड़े थोड़े दूर पे हिम की परिणति में जल यहाँ पर विकसित हो जाता है हिम पिघलने के बाद। तो ये झीलों की एक मालाकार आकृति देखने को मिलती है। तो ये झील जो है सोपान से विकसित होती है। एक और आकृति है श्रृंगपुच्छ, इसको कहते हैं। श्रृंगपुच्छ भी भेड़ के सींग और भेड़ की पूँछ से इस आकृति का नाम श्रृंगपुच्छ पड़ा है। जब हिम सामान्य रूप से प्रवाहित होता है और थोड़ी सी ऊंचाई, यदि बीच में एक ऐसी चट्टान आती जो थोड़ी सी ऊंची और उसके दोनों तरफ ढाल है, तो एक तरफ से हिम ऊपर चढ़ जाता है और फिर वह दूसरी तरफ धीरे धीरे ही प्रवाहित हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ढाल खड़ा नहीं है बल्कि धीमा ढाल है और एक तरफ से चढ़ के दूसरी तरफ धीमे धीमे प्रवाहित होता है। तो ये दूसरी तरफ ये अपने जिधर से चढ़ता है उधर से तो अपघर्षण करता है, लेकिन जब आगे धीरे धीरे प्रवाहित होता है तो उस क्षेत्र में वो अपघर्षित पदार्थों को क्रमशः जमा करता है जिससे दलदल युक्त जो क्षेत्र है वो काफ़ी दूर तक चला जाता है। तो ऐसा लगता है कि कोई भेड़ आराम से बैठी हुई सोई हुई है, उसकी सींग और उसकी पूँछ हमें दूर तक दिखाई देती है। तो इस प्रकार की जो आकृति होती है जिसमें जो खड़ी जो चट्टान होती है बीच की वो सामान्य रूप से बेसाल्ट होती है और उसके कारण ये बेसाल्ट जो है ये टूटती नहीं है और दूर तक फिर सॉफ्ट रॉक भी होती है तो ये आगे तक बढ़ जाती है। तो इस बेसाल्ट के कारण ये भाग ऊपर उठा रहता है जिसको श्रृंग कहते हैं और जब दूर तक ये जाती है तो उसको पूँछ या टेल, कार्ग एंड टेल या श्रृंगपुच्छ की आकृति के नाम से इसको जाना जाता है। ये प्रमुख आकृतियां हैं। इसके अलावा एक और आकृति है जो हिमनद अपने सागर के तटों के पास बनाता है और ये आकृति कहलाती है फियोर्ड्स। फियोर्ड्स तट, आपने बच्चों यदि विश्व का मानचित्र देखा है तो जो कुछ तट ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा कटे फटे, एकदम ऐसे कटे फटे दिखते हैं। विशेष रूप से नॉर्वे स्वीडन को आप देखेंगे या ग्रीनलैंड को देखेंगे, उत्तर अमेरिका का उत्तरी तट देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा कटे फटे हैं। ये कटे फटे, अत्यधिक कटे फटे दिखने वाले ये तट फियोर्ड्स कहलाते हैं। वास्तव में इतने अधिक कटे फटे नहीं होते। सामान्य रूप से जब जल के तल से जो स्थलीय भाग है वो थोड़ा ऊंचा होता है और हिम जब इस स्थल से समुद्र की ओर जाते हैं तो ये तेज़ी से नीचे की ओर गिरते हैं। तेज़ी से नीचे की ओर गिरने के बाद कुछ आगे की ओर जाने के बाद फिर से समुद्र में ऊपर उठा क्षेत्र होता है। ये कभी प्राकृतिक रूप से ऊपर उठा क्षेत्र है या कभी कभी ऐसा होता है कि हिम के जमाव, उस जो अपने साथ लाए हुए पदार्थ है, इन पदार्थों को हिम उस तट में थोड़ा सा आगे जमा कर देता है। तो बीच में जो बीच में जमे पदार्थ के कारण कहीं पर ऊपर उठे भाग या तटों में जो हिम के तेज़ी से गिरने के कारण बीच का हिस्सा गड्ढा बन जाता है और फिर आजू बाजू में कुछ जो पदार्थ होते हैं ये अवशिष्ट बन जाते हैं और वहाँ से पानी इधर उधर या हिम आगे की ओर बढ़ता है। तो बीच बीच में कहीं कहीं पर स्थलखंड और सागर ये दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार की जो आकृति होती है ऐसे लगता है कि ये कट बहुत कट छट गए हैं।
है ना। तो हाँ, इस प्रकार की जो आकृति होती है, इन आकृतियों को हम फियोर्ड्स के नाम से जानते हैं। फियोर्ड्स तट सामान्य रूप से न्यूजीलैंड, चिली, अलास्का, नॉर्वे, स्वीडन, ग्रीनलैंड, लैब्राडोर, ये सभी इसके क्षेत्र है। और कई बार ऐसा होता है कि जो फ्योर्ड तट और उसके आसपास के जो ऊंचे स्थलीय भाग है, उसके बीच में कई बार पानी जम जाता है और ये समुद्र से अलग होता है। तो यहाँ पर छोटी छोटी समुद्र के किनारे में झील विकसित हो जाती है। इन झीलों को पीडमॉन्ट झील या पीडमॉन्ट लेक के नाम से जानते हैं। तो ये जो प्रमुख आकृतियाँ थी, ये हिमनद ने अपर्दन के माध्यम से विकसित की है। हिमनद भी परिवहन का कार्य कर रहा है, लेकिन परिवहन में वह किसी प्रकार की आकृति को नहीं बनाता। अपर्दन में हिमनद सामान्य रूप से बजरी, रेत, सिल्ट और छोटे से बड़े जो पत्थर होते हैं उसको चिकने करता है, जिसको हम गोलाश कहते हैं। इन पदार्थों को हिमनद जहाँ पर तोड़फोड़ करता है, तो इन पदार्थों को अपने साथ ले करके चलता है। और जब हिमरेखा के पास में, हिमरेखा हम किसे कहते हैं? वह क्षेत्र जहाँ से हिमनद पानी के रूप में पिघलने लगे, यानी जो हिम के जमाव की स्थिति समाप्त होती है और वहाँ से पानी बन करके नदी के रूप में हिमनद प्रवाहित होने लगता है, हिम पिघलता है वहाँ पे। तो ऐसे क्षेत्र में हिमनद अपने साथ लाए हुए पदार्थों को क्रमशः जमा करने लगता है। ये जमा किए हुए पदार्थ विभिन्न प्रकार से होते हैं, तो इन्हें हम हिम निक्षेपित स्थलाकृतियाँ कहते हैं।